नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। इससे पहले हम क्वेश्चन लगा चुके हैं 80 क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन थे। आज जो हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन हम लगाएंगे पुरातात्विक स्रोत में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पुरातत्व विज्ञान क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। देखिए, प्राचीन जो टीले हैं या स्मारक हैं उनका उत्खनन करके वहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं और जो कलाकृति हैं उनके आधार पर जो कर्मिक ऐतिहासिक विश्लेषण होता है वो करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। जो पराग होते हैं उनके विश्लेषण के द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। देखिए, एक चीज़ और भी है कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि होती है जिसको हम कार्बन 14 या हम इसको C14 कह देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आइसोटोप होता है, यानी कि जो कार्बन है उसका रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी कि आइसोटोप होता है, जो क्या करता है सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। ठीक है, वो विधि कौन सी कहलाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। आगे देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता और केवल आकृतियां विद्यमान होती हैं उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं धातुएं, उनमें अधिकांश जो है वो मोहरें होती हैं जो धातुओं की बनी होती हैं। जिनमें मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के जो हैं उनके सांचे मिले हैं। ठीक है, और अगर कुषाण काल की बात करें तो यहाँ पर ईसा की जो आरंभिक 3 शताब्दियाँ हैं उनसे ये सारे जो सांचे हैं वो संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की जो परंपरा है वो सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने का जो परंपरा है वो किसने की थी शुरू? यूनानी शासकों ने। भारत में सर्वाधिक सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो मौर्योत्तर काल के मिले हैं। ये शीशे प्रोटीन के, तांबे के, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए हैं वो सोने के सिक्के हैं। सबसे अधिक जो सोने के सिक्के जारी किए हैं किसने किए हैं? गुप्त शासकों ने किए हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों की तो वो कुषाण शासकों ने प्रचलित किए हैं। सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं कुषाण शासकों ने जारी किए हैं, प्रचलित किए हैं। सातवाहन शासकों की बात करें तो इन्होंने सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए हैं वो शीशे के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक जो पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, क्या कहा जाता है इसको? एपिग्राफी भी कहा जाता है। भारत के जो संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो मध्य एशिया के बोगाज़कोई से प्राप्त हुए हैं। और ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है बोगाज़कोई से, इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत नामक देवताओं के नाम भी हमें मिलते हैं। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख और दूसरे जो पुराने दस्तावेज हैं उनकी प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। इसको पेलियोग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलियोग्राफी भी कहा जाता है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ये ईसा से पूर्व 3री सदी के हैं। ठीक है, प्रारंभिक जो अभिलेख हमें मिलते हैं, आरंभिक अभिलेख वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा जो हमें प्राप्त होती है वो ईसा की 2री सदी में मिलती है। संस्कृत भाषा जो मिलती है अभिलेखों में हमें वो ईसा की 2री सदी में मिलने लगी और जो 4थी और 5वीं सदी है उसमें संस्कृत भाषा का अभिलेखों पर सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा।
अशोक के अधिकतर जो शिलालेख मिले हैं हमें वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अशोक के कुछ शिलालेख हमें खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में यूनानी और आर्मेइक लिपि का प्रयोग मिला है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग मिला है? यूनानी और आर्मेइक लिपि का प्रयोग मिला है। उदयगिरी से प्राप्त जो हाथी गुम्फा अभिलेख हैं उससे कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उदयगिरी से प्राप्त हुआ है, इससे हमें खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें रुद्रदामन की, अशोक की और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता, उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। एक देखिए, ये तो है नासिक गुहा अभिलेख, एक है नासिक अभिलेख। वो किसका है? वो गौतमी बलश्री का है। ठीक है, और ये किसका है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय और विजित राजाओं के साथ जो उनकी नीतियां थी उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो कार्पस इंस्क्रिप्श ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर मिलते हैं और ये लगभग अगर हम देखें तो कब के हैं? तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख जो हैं वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, यानी वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, जिनमें विचार और जो वस्तु हैं उनको चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। सबसे पुराने जो अभिलेख हमें मिले हैं वो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व 3री सदी के हैं और अशोक के शिलालेख हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे पुराने अभिलेख जो किस राजा के हैं जो पढ़े जा चुके हैं, तो वो अशोक के शिलालेख हैं और कब के हैं? ईसा पूर्व 3री सदी के। सबसे पहले 1837 में इन अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किन अभिलेखों को? जो अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, और उस समय ये जो जेम्स प्रिंसेप था ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत था। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी देता है। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख की बात करें तो ये गौतमी बलश्री का है, जबकि नासिक गुहा अभिलेख जो है वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की जानकारी देता है, जबकि प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी देता है। देवपाड़ा जो अभिलेख है वो बंगाल के शासक विजय सेन से संबंध रखता है। ठीक है, मंदसौर का अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी देता है, जबकि ग्वालियर अभिलेख भोज की जानकारी देता है जो प्रतिहार नरेश भोज हैं। देवपाड़ा अभिलेख जो है विजय सेन से संबंध रखता है और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम भारत के सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। देखिए, यूनानी रोमन्स लेखक जो टेसियस था वो ईरान से संबंध रखता था। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं, जबकि सिकंदर के साथ आने वाले जो विद्वान थे उनमें थे निरियाकस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस।
इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, चंद्रगुप्त के समय भारत में आए थे। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के समय भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। यूनानी रोमन लेखक जो अशोक के समय भारत आया था वो था डायनोसियस, ये अशोक के समय भारत आया था। ज्योग्राफी के लेखक हैं टॉलेमी, जबकि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी। अरबी लेखक जो भारत आए थे उनमें सबसे पहले सुलेमान, फिर अल मसूदी, फिर अल बरूनी और फिर जो है इब्न बतूता आया था। अल बरूनी ने जो तहकीक ए हिंद के लेखक, अल बरूनी किसके लेखक हैं? तहकीक ए हिंद के, जबकि इब्न बतूता जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, तो ये भी याद रखिएगा। चीनी लेखक जो भारत आए, फाहियान, शुंगयुन, ह्वेनसांग, एत्सिंग, इसके अलावा भी आए थे, पर ये महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है चीनी लेखकों ने भारत के संबंध में वो दी है फाहियान ने, शुंगयुन ने, ह्वेनसांग ने और एत्सिंग ने। मेहरौली स्तंभलेख से संबंध जो व्यक्ति है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। और अगर मेहरौली स्तंभलेख की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये कुतुब मीनार के परिसर में है, जो कि दिल्ली में है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज यूपी में है, जिससे संबंध व्यक्ति जो है वो समुद्रगुप्त है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है गुप्त काल से संबंध रखती है। बौद्ध स्तंभलेख शुंग काल का है और ये भरहुत सतना एमपी में है। बौद्ध स्तंभलेख से संबंध जो व्यक्ति हैं वो राजा वासुदेव हैं। मथुरा स्तंभलेख जो है वो मथुरा यूपी में है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये गुप्तकालीन है। और मथुरा स्तंभलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। ये जो लेख है मथुरा स्तंभलेख, ये पहला गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का पहला जो साल है वो वर्णित किया गया है, ठीक है, मथुरा स्तंभलेख में। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की जो है वीडियोस चलेंगी, साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन और जो है आपके 4 ऑप्शन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।